हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं चैप्टर 1 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस के बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चन। लास्ट वीडियो में हमने जो शॉर्ट आंसर्स थे वो 6 तक कर लिए थे, 2 क्वेश्चन बचे थे 7 और 8। तो पहले हम उनको देख लेते हैं। 7th क्वेश्चन कहता है, इफ एन अनियन पील एंड चीक सेल्स आर ऑब्जर्व थ्रू अ माइक्रोस्कोप, स्टेट द 2 मेजर डिफरेंसेस दैट द ऑब्जर्वर विल फाइंड। तो अब हमें ये बताना है कि अनियन पील और चीक सेल को अगर हम माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो कौन से 2 मेजर चेंजेस हैं जो हमें दिखेंगे या मेजर डिफरेंसेस हैं जो हमें दिखेंगे। तो अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो अनियन पील है वो है एक प्लांट सेल, व्हेयरएज चीक सेल क्या है, एक एनिमल सेल। अब अनियन पील एक प्लांट सेल है और चीक सेल एक एनिमल सेल है। तो बेसिकली हमसे क्वेश्चन में ये पूछा है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में क्या 2 डिफरेंस होंगे। तो हम कैसे बता सकते हैं, cheek cells will not have cell wall while onion peel will have। मतलब cheek cells के पास cell wall नहीं होगी क्योंकि cell wall सिर्फ plant cells में होती है। तो cell wall will not be present in cheek cells while onion peel will have cell wall। और फिर सेकंड डिफरेंस हम क्या देखेंगे कि जो cheek cell है उसमें या तो कोई भी वैक्यूल नहीं होगा, मतलब स्मॉल होल्स नहीं होंगे, या फिर बहुत छोटे छोटे से वैक्यूल्स प्रेजेंट होंगे, जबकि जो अनियन सेल है उसमें एक लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होगा। ये 2 मेजर चीजें हैं जो हम मेजर डिफरेंसेस हैं जो हम देखेंगे दोनों के बीच, एक तो सेल वॉल का और सेकंड वैक्यूल्स का। और मेजरली हम इन्हीं दोनों के बेसिस पे प्लांट सेल और एनिमल सेल को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। क्वेश्चन 8 हमारे पास, हमें क्लासिफाई करना है इन गिवन चीजों को एज अ सेल, टिश्यू एंड ऑर्गन। तो सेल में आते हैं फैट सेल और आरबीसी। फैट सेल एंड आरबीसी, आरबीसी होते हैं वो सेल्स जो हमारे ब्लड में ऑक्सीजन ट्रांसफर करने का काम करते हैं, इन्हें कहते हैं रेड ब्लड सेल्स। सेकंड होता है, मतलब अगर आगे टिश्यू में क्लासिफाई करा हमने स्किन, ब्लड एंड मसल। आवर स्किन इज अ टिश्यू, आवर ब्लड इज अ टिश्यू एंड आवर मसल्स आर आल्सो अ टिश्यू। मसल भी टिश्यू होता है क्योंकि मसल अपने आप में कोई ऑर्गन नहीं है। मसल के ऊपर जब स्किन और बाकी चीजें आ जाती है तो वो पूरा मिला के बोन, मसल, स्किन, ये पूरा मिला के एक आर्म बनता है, और जो आर्म है वो एक ऑर्गन की तरह काम करता है। और जो हमारा ईयर है वो क्या है, दैट इज एन ऑर्गन, ईयर इज अ ऑर्गन। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब हम आ जाते हैं लॉन्ग आंसर्स पे। लॉन्ग आंसर्स का जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमसे ये पूछा है कि हमें डिफरेंस बताना, मतलब हमें ये बताना है डायग्राम ड्रॉ करके कि अलग अलग टिश्यूज, मतलब अलग अलग सेल्स की अलग अलग शेप और साइज होती है। तो अगर आपको याद होगा तो मैं ये पहले ही एक वीडियो में थ्रू द डायग्राम बता चुका हूँ। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं। बाकी आपको उस क्वेश्चन में करना कुछ नहीं है, आप एक नर्व सेल ले लीजिए और एक कोई भी और सेल ले लीजिए, उन दोनों के डायग्राम बना के आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं उनके साइज के ऊपर, उनकी शेप के ऊपर। तो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है, वो मैंने आपको ओरली बता दिया, अभी आपको बस डायग्राम बनाना है। सेकंड क्वेश्चन है, वेयर एंड हाउ आर क्रोमोसोम फॉर्म, स्टेट देयर सिग्निफिकेंस। ये भी मैंने आपको बताया। क्रोमोसोम्स का होते हैं, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस। क्रोमोसोम्स जो होते हैं हम उन्हें न्यूक्लियस में फाइंड करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। मैंने आपको ये पहले भी एक्सप्लेन किया है, ये एक सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस होता है। अब न्यूक्लियस के अंदर एक क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन का एक थ्रेड लाइक पूरा सिस्टम होता है क्रोमैटिन। अब जब ये सेल डिवाइड करता है तो सेल के साथ न्यूक्लियस भी डिवाइड करता है, और जब ये न्यूक्लियस डिवाइड करता है तो ये क्रोमैटिन जो है ये कंडेंस हो जाता है, और कंडेंस होके ये बना देता है क्रोमैटिन कंडेंस होके बना देता है क्रोमोसोम्स। सॉरी, मैंने गलत बोल दिया था। क्रोमैटिन जो होता है वो कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बना देता है। तो यहाँ पे मैंने यही लिखा है, क्रोमोसोम्स आर फाउंड इन द न्यूक्लियस ड्यूरिंग सेल डिवीजन। व्हेन अ सेल डिवाइड्स द न्यूक्लियस splits and the chromatin gets condensed। क्रोमैटिन जो है वो कंडेंस हो जाता है, which leads to the formation of chromosomes। जीन्स हम इसलिए नहीं, मतलब जीन्स कह सकते हैं लेकिन मेजरली आप क्रोमोसोम्स लिखना, क्योंकि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम्स के अंदर ही होते हैं और जीन्स का ही ट्रांसफर होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है, तो क्रोमोसोम्स कंटेन जीन्स which help in the transfer of characters from parents to offspring। मतलब क्रोमोसोम्स में ये जीन्स प्रेजेंट होते हैं which help in the transfer of characteristics
कैरेक्टरिस्टिक्स का पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जो ट्रांसफर होता है वो जीन्स के थ्रू होता है। आगे आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन भी मैंने डाला है। थर्ड क्वेश्चन था प्लांट सेल और एनिमल सेल के बीच में जो डिफरेंस है उसे एज अ डायग्राम रिप्रेजेंट करना है। तो वो भी मैं एक पीछे क्वेश्चन में डायग्राम की हेल्प से ही समझा चुका हूँ कि सेल वॉल में कि प्लांट सेल में डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन होती है, बाहर वाली सेल वॉल और अंदर वाली सेल मेम्ब्रेन। एनिमल सेल में नहीं होता। फिर प्लांट सेल में बड़ा वैक्यूल होता है, जबकि एनिमल सेल में छोटे छोटे होते हैं या फिर बिल्कुल नहीं होते। इसमें प्लास्टिड प्रेजेंट होता है, एनिमल सेल में प्लास्टिड प्रेजेंट नहीं होता। तो ये डायग्राम के थ्रू मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, तो मैंने फिर से नहीं लिखा है यहाँ पे, आप वो वीडियो जाके देख सकते हैं, नहीं तो मैंने भी आपको ओरली बता दिया है, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द फंक्शंस परफॉर्म्ड बाय फर्स्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब ये सारे फंक्शंस मैंने पहले ही बताए हैं, फिर से बताता हूँ। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ईआर और ईआर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ईआर इन द फॉर्म ऑफ रफ ईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फॉर्म में वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, व्हाइल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन फैट सिंथेसिस। मतलब रफ ईआर की फॉर्म में तो वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है और स्मूथ ईआर की फॉर्म में फैट सिंथेसिस में। सेकंड, गोल्गी कॉम्प्लेक्स। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या है? दे हेल्प इन द प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल्स प्रोड्यूस्ड बाय सेल। गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? जो सेल ने जो मटेरियल प्रोड्यूस किया है उसको प्रोसेस और उसको पैकेज करने में हेल्प करता है। न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल पार्ट है, जो सारी जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं उनको कंट्रोल करके रखता है। मतलब ऐसे नहीं है कि कोई एक्टिविटी ज्यादा होगी, मतलब मटेरियल कम बन रहा है और प्रोसेसिंग और पैकेजिंग मटेरियल्स की ज्यादा हो रही है, मतलब ये सारी एक्टिविटीज पे कंट्रोल रखता है। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल पार्ट। डी हो गया क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट इट प्रोवाइड वेरियस कलर्स। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है? एक प्लास्टिड का टाइप होता है जो ग्रीन कलर के अलावा बाकी सारे कलर्स देता है। ग्रीन कलर कौन देता है? क्लोरोप्लास्ट। तो उसके अलावा जितने भी कलर्स होते हैं फ्लावर्स के, फ्रूट्स के, वो सब देता है क्रोमोप्लास्ट। इट प्रोवाइड्स वेरियस कलर्स टू फ्रूट्स एंड फ्लावर्स ऑफ द प्लांट। फिफ्थ है वैक्यूल। वैक्यूल इट स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट प्रोडक्ट। वैक्यूल्स का क्या काम होता है कि वो जो एक्सेस ऑफ वाटर और वेस्ट प्रोडक्ट है उसको स्टोर करता है। एफ पार्ट इसका माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है? दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ माइटोकॉन्ड्रिया को, तो शायद ये चौथा क्वेश्चन है। माइटोकॉन्ड्रिया जो होते हैं दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी फॉर वेरियस लाइफ एक्टिविटीज। तो माइटोकॉन्ड्रिया जहां भी आए आपको ये चीज तो लिखनी ही है कि वो सेल्यूलर रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है और जनरेशन ऑफ एनर्जी के लिए यूज होता है। अब ये तो हमारा उसका फंक्शन हो गया। अगर ये क्वेश्चन आ जाए जो अभी ऊपर आया भी था कि माइटोकॉन्ड्रिया इज यूज्ड एज अ पावर हाउस ऑफ अ सेल, तो उसका भी रीजन क्या है? बिकॉज इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल्यूलर रेस्पिरेशन एंड जनरेशन ऑफ एनर्जी। फिफ्थ क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन है हमारे पास, द सेल मेम्ब्रेन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सेल। हाउ इज द डैमेज टू सेल मेम्ब्रेन लाइकली टू इम्पैक्ट द फंक्शंस ऑफ द सेल। तो अब हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक मेम्ब्रेन होती है आउटसाइड द सेल। तो अगर ये ब्रेक डाउन हो जाए या डैमेज हो जाए तो क्या इफेक्ट आएगा सेल पे? अब सेल मेम्ब्रेन सराउंड द इनर जेल लाइक मटेरियल कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म। जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो क्या सराउंड करके रखती है? प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म को सराउंड करती है। इट आल्सो अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम, ये यहाँ से कंटिन्यू है। इट आल्सो अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम मटेरियल्स इन एंड आउट ऑफ द सेल। वो कुछ मटेरियल्स का अंदर आना और कुछ मटेरियल्स के बाहर जाने को क्या कहते हैं उसे, मतलब नजर रखती है कि कौन कौन से पार्टिकल्स अंदर आ रहे हैं और कौन कौन से पार्टिकल्स बाहर जा रहे हैं। मतलब मैंने आपको पहले बताया टाइप्स ऑफ द सिक्योरिटी गार्ड, मतलब जैसे सिक्योरिटी गार्ड काम करता है सेल मेम्ब्रेन के एकदम वैसे ही काम करती है। सिलेक्टिव लोगों को, सिलेक्टिव चीजों को अंदर जाने देती है और सिलेक्टिव ही चीजों को बाहर आने देती है। तो ये इसका फंक्शन है। अब अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो सेल मेम्ब्रेन अगर डैमेज हो गई तो क्या होगा? then it will allow every molecule to enter or leave the cell without selecting the molecules. अब क्या होगा कि कोई भी मॉलिक्यूल, कोई भी सब्सटेंस बाहर जा रहा है, कोई भी सब्सटेंस अंदर आ रहा है। अब जब ऐसा होगा तो क्या होगा? जो फंक्शनल प्रॉपर्टीज हैं सेल की, अब तो उसमें कुछ राइट, मतलब उसमें अब कुछ भी एक प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा ना, कोई भी चीज बाहर जा रही है, कोई भी चीज अंदर आ रही है, कोई कुछ भी काम प्रॉपर्ली हो नहीं रहा। तो द फंक्शनल प्रॉपर्टीज जो उसके फंक्शंस होंगे, सेल के जो बेसिक लिविंग फंक्शंस होंगे वो हो नहीं पाएंगे और देयरफॉर सेल विल अल्टीमेटली डाई। तो अगर सेल मेम्ब्रेन डैमेज हो जाती है तो सेल जो होगा वो डाई कर जाएगा, सेल विल डाई।
अगला देखते हैं, डिफाइन द टर्म सेल फॉर प्लांट एंड एनिमल, नेम द डिफरेंट ऑर्गेनल्स दैट मेक अ सेल, एक्सप्लेन व्हाई नन ऑफ दीस इज कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। अच्छा, ऊपर वाला पार्ट तो समझ आ गया होगा क्वेश्चन का कि सेल क्या है प्लांट और एनिमल के लिए, और हमें डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स के नाम बताना है। अब इसमें सेकंड पार्ट हमें ये कहता है कि हम कहते हैं कि जो सेल है वो है सबसे छोटा स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ, और अभी हम पढ़ रहे हैं कि सेल के अंदर भी इतनी सारी चीजें होती हैं, मतलब सेल खुद और चीजों से मिलकर बना है, तो फिर हम उनको क्यों नहीं कहते बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अभी हम देखते हैं क्यों नहीं कहते। सबसे पहले ऊपर वाला सेल, सेल क्या होता है, सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो सारे सेल के होते हैं। अब ये इसी के आगे कंटिन्यू है, सेल इज मेड अप ऑफ फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स, सेल कितने सेल ऑर्गेनल से बना है, प्लास्टिड्स, ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, वैक्यूल, राइबोसोम्स, सेवेंथ भी होता है सीलिया एंड फ्लैजेला, वो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं करा है, आप चाहें तो उसे ऐड कर सकते हैं, गलत नहीं होगा, वो मैंने इसलिए ऐड नहीं करा क्योंकि वो सब में नहीं होता। अब इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, सेल ऑर्गेनल आर नॉट कॉल्ड द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ because they can perform their functions only when they are within a living cell। अब ये बात ध्यान रखना कि जितने भी ये सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं, ये अपना फंक्शन तभी परफॉर्म करेंगे जब ये किसी सेल के अंदर है। जब ये सेल के बाहर आ जाते हैं तो ये एग्जिस्ट नहीं करते, मतलब दे कैन नॉट फंक्शन आउटसाइड द सेल एज एन इंडिपेंडेंट यूनिट। ये इंडिपेंडेंट यूनिट नहीं रह सकते, इन्हें एक सेल के अंदर एक फंक्शन करना पड़ेगा, एक काम करना पड़ेगा जिससे ये सारे फंक्शनल है। किसके अंदर फंक्शनल है, एक लिविंग सेल के अंदर। अगर ये सेल से बाहर जाते हैं तो ये काम नहीं करेंगे। तो अब काम कौन कर रहा है, ये सब मिलके एक सेल बना रहे हैं। अब अगर ये सब अलग अलग हो जाते हैं तो ये किसी यूज के नहीं होंगे, मतलब अगर ये सारे एक साथ काम करेंगे तो ही ये सेल बनाएंगे और वही स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होगा। ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं कर सकते, इसीलिए ये एक, मतलब इन्हें हम स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट नहीं कहते। ये चीज आपको समझ आ गई होगी, नहीं आई मतलब देख लेना एक बार फिर भी सेल ऑर्गेनल्स के, मतलब ये याद कर लेना ये, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि सेल ऑर्गेनल्स जो है वो सेल से भी छोटे होते हैं, लेकिन फिर भी हम इन्हें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों नहीं कहते, वो मैंने आपको रीजन अभी बता दिया। क्योंकि दो रीजन है मेनली इसके, क्योंकि ये फंक्शन जो है वो मेनली परफॉर्म करते हैं विद इन सेल, लिविंग सेल के अंदर ही, और अगर बाहर जाती है मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस सेल से बाहर जाती है तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकती। फिर वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन भी है इसमें आपके बुक में एक, लेकिन वो कुछ भी एजुकेशनल नहीं है उसमें रिलेटेड, वो बेसिक सा ऐसे क्वेश्चन है। समथिंग टू डू में मैंने क्वेश्चन को काफी शॉर्ट कर दिया है, जिस फॉर्म में वो आपके एग्जाम में आ सकता है अगर आता है तो हमने देखा व्हेन अ हाइड्रेला लीफ इज प्लेस्ड ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर अ माइक्रोस्कोप देन व्हाट विल बी ऑब्जर्वेशन। क्वेश्चन हमें ये कहना चाहता है, जो आपकी बुक में वो भी और जो ये है वो सेम क्वेश्चन है। क्या कहना चाहते हैं कि जो हाइड्रेला लीफ है उसमें क्या ऑब्जर्वेशन होगी अगर हम उसे स्लाइड के नीचे देखते हैं। हाइड्रेला लीफ क्या है, एक प्लांट सेल, मतलब हाइड्रेला लीफ को देखेंगे तो हमें क्या दिखेंगे, प्लांट सेल्स दिखेंगे। तो प्लांट सेल्स में क्या होता है, हाइड्रेला लीफ विल हैव प्लांट सेल्स, सो द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन विल बी नोटेड। जो ऑब्जर्वेशन प्लांट सेल में होती है वही ऑब्जर्वेशन नोट करी जाएगी। क्या क्या होंगी वो, इफ इट विल हैव टू मेम्ब्रेन्स ऑन इट्स बाउंड्री, उसकी बाउंड्री पे टू मेम्ब्रेन्स होंगे। कौन कौन सी, एक तो सेल मेम्ब्रेन, एक होगी सेल मेम्ब्रेन, और जो बाहर वाली होगी वो होगी सेल वॉल। फर्स्ट ऑब्जर्वेशन। सेकंड, a large space या large hole will be observed in the center। अब ये जो सेंटर में जो होल होगा वो क्या होगा, न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस होगा प्लांट सेल में। जो ये होता है, ये होता है वैक्यूल। ये बहुत बड़ा होल होता है जिसे हम कहते हैं वैक्यूल, और वैक्यूल के साइड में होता है न्यूक्लियस, जो अगला पॉइंट है। जस्ट बिसाइड्स द वैक्यूल, वैक्यूल के जस्ट साइड में क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। और लास्ट फोर्थ पॉइंट हमें ये देखेगा कि द फ्लो ऑफ साइटोप्लाज्म है, जो साइटोप्लाज्म का फ्लो है, द क्लोरोप्लास्ट विल आल्सो बी ऑब्जर्व्ड। क्लोरोप्लास्ट किस में होते हैं, प्लांट सेल्स में ही होते हैं। तो जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर जो साइटोप्लाज्म का फ्लो है वो भी हम देख पाएंगे। दीज आर द फोर ऑब्जर्वेशंस। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, व्हेन वर सेल डिस्कवर्ड, वर दे डिस्कवर्ड बिफोर और आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। तो ये मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था, सेल्स वर डिस्कवर्ड इन 1665 बाय रॉबर्ट हुक अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ ईयर पूछा है तो हम 1665 लिख सकते थे, लेकिन ये आंसर को रिप्रेजेंटेबल नहीं बनाता, हमें आंसर को रिप्रेजेंटेबल बनाना है। तो हमने एक प्रॉपर वे में लिखा, सेल्स कब डिस्कवर होते हैं 1665 में, फिर हमने एडिशनल लिख दिया बाय रॉबर्ट हुक अंडर हिज सेल्फ डिजाइंड माइक्रोस्कोप।
फिर अगला पार्ट हमसे पूछा है कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप डिस्कवर हो गए थे क्या? तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर इन्वेंटेड, जो कंपाउंड माइक्रोस्कोप है वो इन्वेंट कर दिए गए थे बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेल। जो ये इसकी सेल डिजाइन माइक्रोस्कोप थी, इट वाज अ टाइप ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप ओनली। कंपाउंड माइक्रोस्कोप वर इन्वेंटेड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ सेल, दैट इज सेल वर डिस्कवर्ड ओनली आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ कंपाउंड माइक्रोस्कोप। अब बिना माइक्रोस्कोप के हम सेल को देखेंगे कैसे? सेल्स कैन नॉट बी सीन बाय नेकेड आईज, देयरफॉर सेल को ऑब्जर्व करने के लिए माइक्रोस्कोप जरूरी थी, एंड एट दैट टाइम माइक्रोस्कोप वाज ऑलरेडी इन्वेंटेड। फिर बी पार्ट है, डज द साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। अब इसका एक बेसिक सा एग्जांपल ये हो गया कि मतलब क्वेश्चन हमें से ये कह रहा है कि साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स हैं, क्या वो ऑर्गेनिज्म के साइज पे डिपेंड करते हैं? तो इसका मतलब ये हो गया कि जो जिराफ है वो हमसे इतना बड़ा है, तो क्या उसके आरबीसी हमसे इतने बड़े होंगे? तो नो, साइज एंड नंबर ऑफ सेल्स डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। इंस्टेड ये किस पे डिपेंड करता है? दो चीजों पे डिपेंड करता है, एक तो फंक्शन पे और एक नीड पे। नीड आप नीड लिखो या फिर लोकेशन लिखो, क्योंकि उस लोकेशन के हिसाब से ही उसकी नीड होगी। तो आप लोकेशन लिखो या नीड लिखो, एक ही बात है। और एक पॉइंट हो गया फंक्शन, मतलब मैंने क्या बोला, एक पॉइंट है कि जो शेप एंड साइज ऑफ सेल है वो डिपेंड करता है उसके फंक्शन पे, और सेकंड वो डिपेंड करता है उसकी लोकेशन पे और उसकी नीड पे। तो साइज एंड नंबर ऑफ सेल डू नॉट डिपेंड अपॉन द साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि अगर जिराफ है तो उसके रेड ब्लड सेल्स बहुत बड़े बड़े होंगे, ऐसा नहीं है। फिर सी है, लिस्ट द फंक्शंस ऑफ सेल ऑर्गेनल्स एंड आल्सो मेंशन द ऑर्गन सिस्टम दैट द ऑर्गेनल इज सिमिलर टू। अब इसमें मैंने ना ये सेल ऑर्गेनल्स के फंक्शन बहुत बार बता रखे हैं, तो अभी मैंने इसमें सिर्फ ब्रीफ करके लिखा है। आप इसे फुल सेंटेंस बना सकते हैं, नहीं तो अगर प्रॉपर आंसर देखना है पुरानी वीडियोस देख सकते हैं, उसमें भी है। प्लास्टिड्स प्रोवाइड वेरियस कलर, प्लास्टिड जो है वो वेरियस कलर प्रोवाइड करते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर, क्रोमोप्लास्ट बाकी अलग अलग कलर। माइटोकॉन्ड्रिया सेलुलर रेस्पिरेशन में हेल्प करता है और जनरेशन ऑफ एनर्जी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल, सिंथेसिस ऑफ फैट्स एंड प्रोटीन्स। फिर गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है? प्रोसेसिंग एंड पैकेजिंग ऑफ मटेरियल। वैक्यूल क्या करता है? स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट। ये सब हम बहुत बार पढ़ चुके हैं अब तक, तो आपको ऑलरेडी ये याद हो जाने चाहिए। स्टोर्स एक्सेस ऑफ वाटर एंड वेस्ट। राइबोसोम्स हेल्प इन प्रोटीन सिंथेसिस, जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। सीलिया एंड फ्लैजिला लोकोमोशन मतलब मूवमेंट में हेल्प करते हैं, और कलेक्शन ऑफ फूड में हेल्प करते हैं। फिर अब इससे जो हमारा अगला पार्ट था, सी पार्ट का जो सेकंड पार्ट था, वो क्या था कि हमें ऑर्गन्स बताने हैं। तो जैसा कि सेल ऑर्गेनल्स वर्क करते हैं एक सेल में, वैसे ही ऑर्गन्स लाइक हार्ट, स्टमक, लंग्स एंड लीवर सेल ऑर्गेनल्स की तरह ह्यूमन बॉडी में काम करते हैं। मतलब सेल के अंदर जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो सेल को फंक्शन करते हैं। अब उन सेल से जो ऑर्गन्स बने हैं वो ऑर्गन्स हमें सपोर्ट करते हैं। मतलब मान लो अगर हम एक सेल है, तो ये हार्ट, स्टमक, लंग्स और लीवर जो है ये एज अ सेल ऑर्गेनल है हमारी बॉडी के अंदर। अगर हम अपने आप को सेल कंसिडर कर रहे हैं तो ये चार या और भी चीजें हैं, हम उन्हें सेल ऑर्गेनल्स कंसिडर करते हैं। फिर आता है इसका लास्ट पार्ट, लिस्ट द एडवांटेजेस ऑफ हैविंग अ सेल वॉल एज द आउटरमोस्ट बाउंड्री इन प्लांट सेल्स। ये प्लांट भी आएगा यहाँ पे, प्लांट सेल्स में क्या यूज होता है सेल वॉल का? तो मैं आपको बता चुका हूँ, सेल वॉल जो होती है वो प्लांट सेल्स में ही क्यों होती है, क्योंकि प्लांट सेल्स जो होते हैं, मतलब प्लांट्स जो होते हैं वो एक जगह पे स्टेशनरी होते हैं। तो सेल वॉल क्या करता है? उन्हें रिजिडिटी मतलब उन्हें थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाता है, एंड प्रोटेक्शन टू द सेल अगेंस्ट वेरिएशन इन द एनवायरनमेंट। मतलब एनवायरनमेंट में जो चेंजेस हो रहे हैं हम तो उससे बच जाते हैं, लेकिन प्लांट्स को उनसे बचाने के लिए उनके पास एक सेल वॉल होती है। और इट ऑल्सो गिव्स अ डेफिनेट शेप, साइज एंड सपोर्ट टू द सेल। तो क्या क्या पॉइंट हो गए इसके? रिजिडिटी प्रोवाइड करती है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, शेप, साइज और सपोर्ट प्रोवाइड करती है। तो ये 5 चीजें आपको लिखनी है एडवांटेजेस में। तो इसी के साथ हमारी टेक्स्ट बुक एक्सरसाइजेस पूरी हो गई, लेकिन अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके काफी सारे एक्स्ट्रा क्वेश्चंस।